नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टैलेंटपुर पर। दोस्तों, स्वास्थ्य खराब होने की वजह से मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, पर फिर से मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जीके जीएस का जो मैंने आपसे वादा किया था उसके प्रीवियस 18 क्वेश्चन पेपर्स का रिवीजन, जिसका मैं दोस्तों 2006 और 2009 के क्वेश्चन पेपर का रिवीजन ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे तीसरे सेट की ओर। ये दोस्तों जो आपका ये सेट है, ये 2013 में जो यूपी पुलिस की परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उनका व्याख्यात्मक मैंने यहाँ पर विश्लेषण दिया है। क्वेश्चन के साथ साथ उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सबका मैंने यहाँ पर आपको विश्लेषण करते हुए उत्तर बताए गए हैं दोस्तों। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, वेग का सूत्र है। तो दोस्तों वेग का सूत्र क्या है? यहाँ पर दोस्तों वेग का जो आंसर इसका है वो है विस्थापन बटे समय। वेग का दोस्तों जो चिन्ह होता है, सिंबल होता है स्मॉल वी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दोस्तों वेग है क्या? वेग एक सदिश राशि है। वेग एक सदिश राशि है दोस्तों, और वेग का सूत्र है v इक्वल टू डी अपॉन टी। इसी प्रकार दोस्तों जैसे वेग सदिश राशि है ऐसे ही स्पीड होती है दोस्तों अदिश राशि, और इसका भी होता है एस इक्वल टू डी अपॉन टी। तो यहाँ होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। दोस्तों वेग और चाल दोनों के मात्रक सेम होते हैं दोस्तों, वेग और चाल दोनों के मात्रक सेम होते हैं, लेकिन चाल जो है हमारी अदिश राशि है और वेग जो है वो हमारी सदिश राशि है। अंतर क्या है दोस्तों सदिश और अदिश राशि में? सदिश राशि जो होती है उसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। जैसे सदिश राशि 10 मीटर प्रति सेकंड जो वेग है पूर्व की ओर, और अगर हम अदिश राशि चाल की बात करेंगे तो उसमें केवल बोला जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। तो दोस्तों सदिश और अदिश राशियों में ये डिफरेंस होता है। सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, अदिश राशि में केवल परिमाण होता है। तो वेग का जो यहाँ पर दोस्तों आंसर होगा विस्थापन बटे समय, v इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन स्मॉल टी। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। पीलिया किस अंग का रोग है? तो दोस्तों आपको ये बता दें, पीलिया जो है हमारे यकृत को प्रभावित करता है, यानी हमारे लीवर को प्रभावित करता है दोस्तों। और पीलिया जो है दोस्तों दूषित पानी पीने से पीलिया रोग हो जाता है। दूषित पानी पीने से दोस्तों, जिसको जॉन्डिस भी बोलते हैं, दूषित पानी पीने से ये रोग होता है जिसको जॉन्डिस बोलते हैं। और दोस्तों ये रोग काफ़ी घातक होता है, अगर इसको सही समय पर डायग्नोस नहीं किया और इसके हिसाब से हमने अपने लीवर की देखभाल नहीं की तो इससे दोस्तों मृत्यु भी हो सकती है। फिर दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। एड्स का विस्तृत रूप चुनिए। तो दोस्तों एड्स का जो विस्तृत रूप है इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। दोस्तों एड्स किस वायरस से होता है? होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। नोट कर लीजिए दोस्तों, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, HIV, और एड्स का जो फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स में दोस्तों होता क्या है? एड्स में प्रतिरक्षी तंत्र को प्रभावित करता है। एड्स हमारे किसको प्रभावित करता है? प्रतिरक्षी तंत्र को, यानी कि जो शरीर का जो हमारा प्रतिरक्षी तंत्र है जो हमारी बीमारियों से रक्षा करता है, बीमारियों के खिलाफ लड़ता है, उस तंत्र को ये प्रभावित करता है। और जो हमारी WBC हैं, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, वो उनकी संख्या में एकदम से कमी आने लगती है और हमारा शरीर लगातार छोटी छोटी बीमारियों से ग्रसित होने लगता है। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो दोस्तों जैसे कि पहले भी मैं अपने वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जैन धर्म जो है, जैन धर्म के सबसे जो प्रमुख तीर्थकर हैं वो हैं महावीर स्वामी हैं। जो प्रमुख तीर्थकर हुए हैं वो हैं महावीर स्वामी, ये हैं 24वें तीर्थकर। अब प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछ रहा है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर के बारे में। तो दोस्तों 23वें तीर्थकर दोस्तों जो हुए हैं वो हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ दोस्तों जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हुए हैं। और प्रथम तीर्थकर की अगर बात करते हैं तो वो दोस्तों जो हैं ऋषभदेव, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर। जैन धर्म में टोटल दोस्तों 24 तीर्थकर हुए हैं। सबसे ज़्यादा जैन धर्म का उदय महावीर स्वामी के समय हुआ है। बढ़ते हैं हमारे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये जो क्वेश्चंस के आंसर भी मैं आपको देता जा रहा हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सारनाथ, बी बोध गया, सी लुम्बिनी, डी कुशीनगर। तो दोस्तों जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बुद्ध ने कुशीनगर में 483 ईस्वी पूर्व में
महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? यानी जो बुद्ध की जो मृत्यु हुई दोस्तों, उन्होंने जो मृत्यु उनकी हुई थी वो हुई थी कुशीनगर में। तो ये ऑप्शन हमारा दोस्तों गलत होता है। और दोस्तों जो इनका जन्म हुआ था हमारा बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का लुम्बिनी में। दोस्तों लुम्बिनी में दोस्तों बुद्ध का जन्म हुआ था। बोध गया में दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में क्या हुई थी दोस्तों? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बचता है हमारा ये ऑप्शन, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दोस्तों कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों ये चारों जगह, जो चारों स्थान है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमेशा दोस्तों कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है इससे रिलेटेड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों पहले तो हम जान लेते हैं मगध साम्राज्य के जो प्रमुख वंश कौन से थे। तो दोस्तों एक मैं आपको ट्रिक थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, आप चाहें तो उसको याद कर सकते हैं। हशिन मा सुक सा, हसिन मा सुकसा। हा से दोस्तों होता है हमारा हर्यक वंश। हा से दोस्तों होता है हमारा हर्यक वंश। सा से होता है दोस्तों हमारा शिशुनाग वंश, शिशुनाग। ना से होता है नंद वंश। दोस्तों ये तीन जो वंश हैं ये मगध के वंश से हर्यक, शिशुनाग और दोस्तों नंद। उसके बाद माँ से होता है दोस्तों मौर्य वंश। माँ से दोस्तों होता है हमारा मौर्य वंश। सो से होता है शुंग वंश। का से होता है दोस्तों कण्व वंश। और सा से होता है सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा प्रश्न था वो प्रश्न ये था कि मगध के साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों मगध साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो नंद वंश का शासक था दोस्तों। उसका नाम था घनानंद। घनानंद। तो दोस्तों जो घनानंद था वो मगध के साम्राज्य नंद वंश का अंतिम शासक था। ये दोस्तों प्रश्न सही नहीं है, जो पेपर में आपके आया था इसका विकल्प इसमें सही नहीं दिए गए हैं। और घनानंद जो दोस्तों था, घनानंद को हराया किसने था? घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के राजा घनानंद को हराया था। किसकी सहायता से हराया था दोस्तों? चाणक्य की सहायता से हराया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों जो हर्यक वंश है दोस्तों, इसको पितृहंता वंश भी कहा गया है, क्योंकि इसके जो शासक हुए हैं वो अपने पिता की हत्या करके शासक बने हैं। तो इसका जो दोस्तों हर्यक वंश का जो संस्थापक था, मगध का प्रथम साम्राज्य था दोस्तों। मगध का प्रथम अगर वंश का क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर होगा हर्यक वंश। इसका संस्थापक था दोस्तों बिंबसार। बिंबसार का पुत्र था दोस्तों अजात शत्रु। अजात शत्रु ने दोस्तों बिंबसार को मारकर सम्राट बना था। तो दोस्तों बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो दोस्तों सांची के स्तूप का जो निर्माण है वो मौर्य वंश के शासक अशोक ने कराया था। अशोक को अशोक महान भी कहा गया है। प्राचीन इतिहास का जो महान शासक था वो था दोस्तों अशोक। अशोक ने दोस्तों बुद्ध धर्म को अपना लिया था कलिंग युद्ध के बाद। दोस्तों किस युद्ध के बाद? कलिंग के युद्ध के बाद। जब अशोक ने भीषण हत्या और नरसंहार देखा तो अशोक का हृदय द्रवित हो गया और अशोक ने दोस्तों कलिंग युद्ध के बाद जो है बुद्ध धर्म को अपना लिया था और युद्ध ना करने की कसम खाई। तो दोस्तों उसके बाद से अशोक ने बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनेक कार्य किए और सांची के स्तूप भी का निर्माण भी उसी प्रचार प्रसार के कार्यों के अंतर्गत किया गया। बढ़ते दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी, जो हर्षवर्धन थे दोस्तों ये वर्धन वंश के राजा थे। हर्षवर्धन दोस्तों वर्धन वंश के राजा थे और इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज। नोट कर लीजिए इसको। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी दोस्तों कन्नौज। इससे पहले राजधानी थी वो थी थानेश्वर में थी
और थानेश्वर से इन्होंने राजधानी ट्रांसफ़र करके कन्नौज में राजधानी बनाया था। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया? तो दोस्तों इससे रिलेटेड जो 2-3 क्वेश्चन बनते हैं वो बता देता हूँ आपको। दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो एक इसका आंसर हो जाता है राजस्थान के माउंट आबू में। दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म को समर्पित हैं? दोस्तों इसका आंसर हो जाता है जैन धर्म। किसने बनवाया था? तो दोस्तों इसका आंसर है आपका राजा तेजपाल। दोस्तों 2 भाई थे ये, उन्होंने मिलकर इसका नाम निर्माण कराया था। राजस्थान के माउंट आबू में है। और इसकी दोस्तों सबसे ऊंची जो चोटी है वो है गुरु शिखर। अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर, जो दोस्तों अरावली पर्वतमाला की चोटी है। और इन अरावली पर्वतमाला पर ही माउंट आबू पर्वत भी है। बढ़ते दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। आप चाहें तो दोस्तों इन उत्तरों को स्क्रीनशॉट लेकर नोट भी कर सकते हैं। उसका पीडीएफ दोस्तों मैं ग्रुप में इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मैंने जो दोस्तों टेलीग्राम लिंक भी मैं ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहें तो टेलीग्राम लिंक से जो है हम मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे दोस्तों, सारा आपको स्टडी मटेरियल वहाँ पर मिल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशासनात्मक विस्तृत वर्णन किया है वह कौन है? तो दोस्तों पहले तो आप जान लीजिए विजयनगर साम्राज्य कौन सा साम्राज्य है। तो दोस्तों दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य है। इसके जो प्रमुख शासक थे दोस्तों कृष्णदेव राय। दोस्तों कृष्णदेव राय के जो दरबार में जो प्रमुख रत्न थे, उन रत्नों में सबसे जो प्रमुख फेमस हैं वो हैं तेनाली रमन। ये दोस्तों 3 प्रश्न आपके लिए यहाँ से मैं बता रहा हूँ कि विजयनगर साम्राज्य जो है वो उसके सबसे प्रसिद्ध शासक थे दोस्तों, वो थे कृष्णदेव राय। और उनके दरबार में जो प्रसिद्ध दोस्तों वो था रत्न था, वो था तेनाली रमन। जैसे अकबर के दरबार में बीरबल थे, ऐसे ही कृष्णदेव राय के दरबार में तेनाली रमन थे दोस्तों। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। और दोस्तों जो निकोलो कोंटी दोस्तों इतालवी यात्री था, इटली का यात्री था, जो वेश बदलकर इस साम्राज्य में रहा था। तो इसका विकल्प दोस्तों हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसने कृष्णदेव राय के साम्राज्य में विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत ही प्रशंसनीय वर्णन किया है दोस्तों। अगला प्रश्न पर हम आते हैं दोस्तों, सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? तो दोस्तों जो सूर्य मंदिर है वो हमारे उड़ीसा राज्य में स्थित है। कोणार्क के सूर्य मंदिर भी कहते हैं इनको दोस्तों। तो उड़ीसा के कोणार्क में दोस्तों ये स्थित है। तो इसका जो विकल्प सी हमारा आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जो भारत की संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इस बैठक में दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, वो बनाया गया था दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन जो इसके बाद जो दूसरी बैठक हुई दोस्तों, दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। और इस बैठक में दोस्तों स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, वो स्थायी अध्यक्ष दोस्तों बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो इसका विकल्प 2 जो बी है दोस्तों वो सही आंसर हो जाएगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। एक प्रश्न और बनता है दोस्तों, संविधान सभा की स्थापना या गठन किस योजना के तहत हुआ था? तो हुआ था दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। 1946 में ये कैबिनेट मिशन भारत आया था, इसके तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है? तो दोस्तों अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आपको संविधान ने ये शक्ति दी है, ताकत दी है कि आप कोर्ट या अदालत में जा सकते हैं, कानून का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। उसके लिए दोस्तों आप रिट
दायर कर सकते हैं या याचिका दायर कर सकते हैं, इसको PIL भी बोलते हैं दोस्तों। PIL जारी कर सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं दोस्तों। ये जो है आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल 32 में दिया गया है कि यदि मौलिक अधिकारों को हनन पाया जाता है, हनन होता है, तो वह व्यक्ति कोर्ट में जाकर अपने हक की बात, अपने मौलिक अधिकारों की बात कर सकता है। तो दोस्तों इसको आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचार का अधिकार बोला जाता है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दोस्तों इसको संविधान की आत्मा कहा है। इस अनुच्छेद को दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। किसने दोस्तों? BR अम्बेडकर जी ने दी है दोस्तों, संविधान की आत्मा कहा है, आर्टिकल 32। अब थोड़ा सा इसको दोस्तों विस्तार से समझ लेते हैं कि जो भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों की बात की गई है, वो भाग 3 में की गई है, भाग 3 में। और अनुच्छेद दोस्तों 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और दोस्तों जो आर्टिकल 32 जो कहता है, वो कहता है कि यदि आपके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, मौलिक अधिकारों का, तो आप सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों रिट जारी कर सकते हैं, याचिका लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों क्या कर सकते हैं? याचिका लगा सकते हैं। और अगर आप हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आर्टिकल 226, आर्टिकल 226, ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिए कि रिट का जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है दोस्तों, रिट जारी करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोस्तों आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है दोस्तों। इसको संविधान की आत्मा की संज्ञा किसने दी है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दी है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। दोस्तों पहले जो था आर्टिकल 31 में, भारतीय संविधान के आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार हुआ करता था। संपत्ति का अधिकार दोस्तों एक फंडामेंटल राइट था। पर भारत सरकार ने 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में 44वां संविधान संशोधन करके इसको संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। अब केवल ये एक लीगल राइट हो गया है, एक कानूनी अधिकार रह गया है। अब ये मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों वर्तमान राष्ट्रपति भारत में है वो है द्रौपदी मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू, माननीय द्रौपदी मुर्मू। और उस समय जब प्रश्न पूछा गया था तब का ये प्रश्न है, इसलिए विकल्पों में ये उपलब्ध नहीं है। अभी आपके पास प्रश्न आएगा तो आपका जवाब है द्रौपदी मुर्मू। राज्यसभा की सदस्य अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। और हर दोस्तों 2 वर्ष में, राज्यसभा में दोस्तों हर 2 वर्ष में एक तिहाई सदस्य अपने सेवा से सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी पदमुक्त हो जाते हैं, पदमुक्त होते हैं दोस्तों हर 2 वर्ष में एक तिहाई सदस्य। और राज्यसभा दोस्तों जो है वो आपका स्थायी सदन है। राज्यसभा आपका स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा दोस्तों कभी भी भंग नहीं होती है, ये आपका स्थायी सदन है। राज्यसभा भंग नहीं होती है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में एक तिहाई सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं। जबकि लोकसभा दोस्तों एक क्या है? अस्थायी सदन है। और लोकसभा के जो आम चुनाव होते हैं तो तब लोकसभा तब भंग होती है। बीच में भी दोस्तों परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं, लोकसभा चाहे तो भंग हो सकती है, परंतु राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। लोकसभा दोस्तों जो है वो आपका अस्थायी सदन है, और राज्यसभा दोस्तों आपका अस्थायी यानी टेम्पररी सदन है। और राज्यसभा जो है वो आपका स्थायी सदन है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये जो उत्तर जो मैंने अभी डिस्कस किया वो उत्तर मैंने आपको बता दिया गया है, ये आप चाहें तो अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो दोस्तों लोकसभा में जो है वो राज्यों को जनसंख्या के आधार पर, उनके जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाता है। जनसंख्या के आधार पर दोस्तों क्या होता है? सीटों का आवंटन किया जाता है। जो परिसीमन आयोग गठित होता है वो ये डिसाइड करता है। तो दोस्तों पहले डिसाइड किया जा चुका है, जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में सीटों का आवंटन किया जाता है हर राज्य में कि किस राज्य का कितना प्रतिनिधित्व होगा। और दोस्तों वर्तमान में जो लोकसभा की सीटों की संख्या है वो है 543, क्योंकि दोस्तों जो पहले जो था
उसमें एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान था, पर 2020 में सरकार द्वारा इसमें संशोधन कर दिया गया है और एंग्लो इंडियन का प्रावधान जो है दोस्तों हटा दिया गया है। लोकसभा का कोरम 19वां प्रश्न, कुल सदस्य संख्या कितना होता है? दोस्तों होता क्या है कोरम? कोरम हम समझ लेते हैं, किसी भी सदन में बहुत सारे सदस्य हैं, लेकिन एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि भाई इतने सदस्य तो न्यूनतम होंगे तब सदन की कार्रवाई शुरू होगी। तो दोस्तों उस न्यूनतम सदस्य संख्या जितना होने पर ही सदन की कार्रवाई शुरू होती है उसको गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। दोस्तों इसको गणपूर्ति हिंदी में बोला जाता है और इंग्लिश में कोरम बोला जाता है। तो दोस्तों ये होता है कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। तो दोस्तों मान लीजिए अगर जो हमारे 543 है तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 उपस्थित होगा तो हम सदन की कार्रवाई कर सकते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? दोस्तों वर्तमान में जो न्यायाधीश हैं वो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं और उनका दोस्तों नाम है जो माननीय न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। मुख्य सचिव का चयन कौन करता है? तो दोस्तों राज्यों में जो होते हैं मुख्यमंत्री का मुख्य सचिव होता है, उसका जो चयन करता है दोस्तों राज्य का मुख्यमंत्री करता है उसका चयन। और राज्य के मुख्यमंत्री के हिसाब से दोस्तों उसका कार्यकाल होता है, उस पर ही निर्भर करता है। और ये दोस्तों IAS कैडर का अधिकारी होता है, मुख्य सचिव होता है, जिसको दोस्तों चीफ सेक्रेटरी भी बोलते हैं। चाहे तो दोस्तों आप नोट कर सकते हैं इसको स्क्रीनशॉट लेकर। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो स्थानीय स्वशासन जो हम पढ़ते हैं उसके अंतर्गत दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है। स्थानीय स्वशासन और इसकी जो शुरुआत की थी दोस्तों जो हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने दोस्तों इसकी नींव रखी थी, इसकी शुरुआत की थी। और शुरुआत कहाँ से की थी दोस्तों? इन्होंने की थी राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 में इसकी शुरुआत की थी दोस्तों, राजस्थान के नागौर जिले से। और जो दूसरा राज्य जिसमें इसको लागू किया गया था, जहाँ शुरू किया था, वो था दूसरा राज्य दोस्तों आंध्र प्रदेश। पहला दोस्तों सबको पता है राजस्थान का नागौर, दूसरा राज्य जो है वो है आंध्र प्रदेश। वहाँ पर दोस्तों 2 अक्टूबर के बाद 11 अक्टूबर को वहाँ पर इसकी शुरुआत की गई थी। 2 अक्टूबर 1959 के बाद 11 अक्टूबर 1959। भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ कितने प्रकार के आपातकाल हैं? तो दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुत डिटेल में इसको समझाया था कि भारतीय संविधान के जो है आपातकाल 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा की गई है। आर्टिकल 352 में दोस्तों बोला गया है राष्ट्रीय आपातकाल और फिर दोस्तों बोला गया है इसमें आर्टिकल 356 में बोला गया है दोस्तों राष्ट्रपति शासन। और दोस्तों आर्टिकल 360 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन है, इसको बोला जा गया दोस्तों वित्तीय आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल दोस्तों इंडिया में अभी तक नहीं लगा है। अब दोस्तों ये राष्ट्रपति शासन जो है, राष्ट्रीय आपातकाल जो है युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण इत्यादि की स्थिति में होता है, लगाया जाता है। आर्टिकल 356 राज्यपाल अगर सिफारिश करे राष्ट्रपति से कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति उस राज्य में दोस्तों क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ये आर्टिकल 356 है। और वित्तीय आपातकाल अगर हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, दांव पर आ जाती है, तो आर्टिकल 360 यानी कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ये 3 प्रकार के आपातकाल दोस्तों हमारे संविधान में दिए गए हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो दोस्तों जो हमारा मूल संविधान था, जो मूल रूप में हमारा संविधान था, उस संविधान में दोस्तों थे 22 भाग। 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन वर्तमान में दोस्तों जो है हमारे भागों की संख्या हो चुकी है 25 भाग हो चुके हैं और 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं दोस्तों। 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं दोस्तों। तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बना? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य के विघटन से तेलंगाना राज्य का गठन किया गया है। और ये हुआ कब था दोस्तों? ये हुआ था 2 जून 2014।
वर्तमान में दोस्तों भारत में जो है 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये प्रश्न दोस्तों उस समय की करंट अफेयर से रिलेटेड है कि फरवरी 2013 में 2 इकाइयों के नाम बताइए जिन्हें महारत्न का दर्जा दिया गया। तो उस समय दोस्तों भेल और गेल को BHEL यानी भेल और गेल को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। भारत में दोस्तों कंपनियों को 3 प्रकार का दर्जा प्राप्त होता है। एक होता है नवरत्न कंपनियां, एक होती हैं दोस्तों मिनी रत्न कंपनियां और एक होती है दोस्तों महारत्न कंपनियां। नवरत्न, मिनी रत्न और महारत्न कंपनियां। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, तो दोस्तों वर्तमान में जो 2018 से गवर्नर बने हुए हैं वही हैं भारतीय रिजर्व बैंक के शक्तिकांत दास। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एगमार्क क्या है? ऑप्शन है इसके, अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी संस्था, कृषि उत्पादन में मंडीकरण हेतु कृषकों की संस्था, खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मोहर, उपभोक्ता वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मोहर। तो दोस्तों जो एगमार्क है, जो एगमार्क का जो मोहर लगती है वो दोस्तों खाद्य पदार्थ, जो खाद्य वस्तुएं होती हैं उनकी जो क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए, उनकी गुणवत्ता के लिए दोस्तों जो है वो ये सील लगाई जाती है, उनकी मोहर लगाई जाती है। तो दोस्तों खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता आश्वासन के लिए लगाई जाती है। इसका प्रयोग दोस्तों कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के तहत किया जाता है। कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के तहत एगमार्क। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जरिए आरंभ की गई विशिष्ट पहचान संख्या आधार किसके लिए है? दोस्तों ये पुराना क्वेश्चन है, तो उस समय जब आधार लागू हुआ था तब की था। तो दोस्तों अभी तो हम सब जानते हैं कि हर नागरिक के लिए आधार मैंडेटरी है, ज़रूरी है। अब पढ़ते हैं दोस्तों हम अगली प्रश्न की ओर। प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? तो दोस्तों पहले तो जान लेते हैं कि प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी होती क्या है। दोस्तों जैसे प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है ऐसी बेरोजगारी जो हमें वास्तव में प्रतीत नहीं होती है परंतु बेरोजगारी होती है। जैसे कि दोस्तों अगर माना जाए भारत में कृषि दोस्तों जो है, कृषि के क्षेत्र में दोस्तों क्या है, छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। दोस्तों कृषि का कोई भूखंड है, छोटा सा भूखंड है, और अगर ये भूखंड चाहे तो दोस्तों 2 लोगों से संभाला जा सकता है, परंतु आपने देखा होगा गाँव में जो घर होते हैं उन घर में अगर 5 लोग हैं तो वो भी उन्हीं भूखंड पर खेती में अपने लगे हुए होते हैं। तो अगर इस भूखंड को 2 लोगों के द्वारा संभाला जा सकता है तो बाकी के 3 लोग जो इसमें जो अतिरिक्त लगे हुए हैं, तो एक तरीके से दोस्तों ये रोजगार नहीं पा रहे हैं, इनको बेरोजगारी की दृष्टि से प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत रखा जाएगा। ऐसे ही दोस्तों जैसे घर में जो महिलाएं होती हैं, जो हाउसवाइफ होती हैं, गृहिणियाँ होती हैं, गृहिणियाँ कार्य कर रही हैं, घर में प्रतिदिन कार्य करती हैं, परंतु उस कार्य के बदले में उन्हें कोई आय या अर्थ लाभ नहीं मिलता। तो इसलिए जो वो जो कार्य कर रहे हैं उसके एवज में उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता, तो ये भी दोस्तों एक प्रकार से बेरोजगारी की श्रेणी में आता है। और अगर हम देखें ऐसी सेवानिवृत्त जो कर्मचारी होते हैं उनको कोई आय नहीं मिल रही है, वो तो उनकी बेरोजगारी भी जो है एक तो छात्रों की बेरोजगारी, उनकी बेरोजगारी भी एक तरीके से प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी है। बेरोजगारी का मतलब क्या है? जब लोग रोजगार की तलाश में हैं परंतु उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, इतने अवसर नहीं है रोजगार मिले हो, और इसकी दोस्तों जो गणना है बेरोजगारी दर के आधार पर की जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों इसका जो परिणाम था वो क्या था कि जो अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, यानी कि जो ऐसे लोग जिनका जो काम है वो फ्रूटफुल नहीं हो रहा है, यानी कि उनका काम का उत्पादन नहीं बढ़ रहा है उनके काम से। जैसे वही मैं जो कहना चाह रहा था कि अगर एक खेत है, 2 लोग उसको संभाल सकते हैं, लेकिन अगर उसको 5 संभालना है तो बाकी 3 लोगों के मेहनत करने से उस पर खेती तो उतनी ही होने वाली है, वो तो बढ़ेगी नहीं। तो ऐसा तो नहीं है कि उन 3 लोगों की और मेहनत करने से उस पर और ज़्यादा फसल, उतनी क्षेत्र में ज़्यादा फसल उग जाएगी। तो लोग ज़्यादा लग रहे हैं लेकिन उत्पादन जो है वो उतना ही है। ऐसी महिलाएं घर में कार्य कर रही हैं परंतु उससे कोई आय का साधन जनरेट नहीं हो रहा है। तो इसलिए दोस्तों ऐसी बेरोजगारी को बोलते हैं प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी, और इसमें जो होती है वो अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। चरकुला नृत्य किससे संबंधित है, किस राज्य से? दोस्तों चरकुला नृत्य जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? तो दोस्तों ये पुराना प्रश्न है। बांग्लादेश के मैदान पर दोस्तों क्रिकेट खिलाड़ी रमन लांबा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, रमन लांबा की 1998 में दोस्तों
खेलते हुए चोट लगने के कारण क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों एशियाई खेलों में भारत की जो महिला है वो है कमलजीत सिंधु। कमलजीत सिंधु ने दोस्तों 1970 के एशियन गेम्स में 1970 के एशियन गेम्स में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है, यानी गोल्ड मेडल दोस्तों इनको मिला है 400 मीटर्स की दौड़ में 1970 में। और इसके साथ ही दोस्तों जो कमलजीत हैं वो भारतीय एशियाई खेलों में भारत के स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट बन गई थी। भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो वो राज्य है दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादन होता है। ये दोस्तों आंसर्स हैं। हरित गृह प्रवाह यानी कि दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, अगर दोस्तों आप ग्रीन हाउस इफेक्ट को डिटेल में समझना चाहते हैं तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में मैंने दोस्तों सभी जानकारी उसमें पूरी तरीके से विस्तार से बताया है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं दोस्तों। ग्रीन हाउस इफेक्ट में किस गैस की अधिक मात्रा से होने से होता है? तो दोस्तों जो ग्रीन हाउस गैस होती है उसको CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? दोस्तों ताजमहल क्यों बदरंग हो रहा है? ताजमहल दोस्तों अम्लीय वर्षा के कारण, जो वर्षा में जो अम्ल आ रहे हैं उससे ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है। ताजमहल क्या हो रहा है? बदरंग हो रहा है। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे? तो दोस्तों अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप जाने वाले भारतीय प्रथम दल के जो प्रभारी थे वो दोस्तों SJ कासिम, डॉक्टर SJ कासिम और अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों 40वां क्वेश्चन, वन्य प्रणाली सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? तो दोस्तों वन्य प्रणाली से समझ रहे हो आगे आपके वन जीवों की सुरक्षा के लिए बनाया जाता होगा। ये दोस्तों जो है अक्टूबर के प्रथम वीक में, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में दोस्तों मनाया जाता है। वन्य जीव संरक्षण के लिए वन्य प्रणाली सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। सुंदरवन क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, दक्कन के पठार में, गोदावरी में, महानदी में। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि डेल्टा होता क्या है, तो दोस्तों नदी अपने बहाव के साथ जो अवसाद लेकर आती है, जो अवसाद जो जमा हो जाता है, उस जमा से दोस्तों मुहाने पर जब अवसाद जमा होता है लगभग त्रिभुजाकार होता है, उसको डेल्टा कहते हैं। और दोस्तों जो डेल्टा होती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बनाती हैं। और डेल्टा जो वो है कौन सा? सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया जाता है। दूसरा दोस्तों जो होता है वो एस्चुरी होता है। एस्चुरी क्या होता है दोस्तों? डेल्टा जो है वो भूभाग संरचना होती है, मलबे और अवसाद द्वारा निर्मित होती है। लेकिन जब नदी के द्वारा दोस्तों जब अपने मुहाने पर जल की जो एक आकृति, जलीय आकृति ऐसी बनाई जाती है कटाव वाली, उसको एस्चुरी कहते हैं। ये दोस्तों भूभाग हो गया और ये हमारा बीच में पानी हो गया, इसको एस्चुरी बोलते हैं। तो दोस्तों ताप्ती नदी जो है वो, नर्मदा और ताप्ती नदी एस्चुरी बनाती हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो दोस्तों नैनीताल रामनगर में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। बाकी जो ऑप्शन आपके गलत हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में बाहर है? एक बार ऑप्शन देखिए दोस्तों। ऑप्शन आपके हैं ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, नर्मदा। तो दोस्तों इसको ध्यान से, ये मैप वाला क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको मैप देख के अच्छे से पढ़ सकते हैं कि कौन सी नदी जो है जिसका उद्गम स्थल भारत के बाहर है। मैं आपको एक बार मैप देख के बता देता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये दोस्तों जो हमारा है ये ब्रह्मपुत्र नदी आप देख रहे हैं, चाइना। यहाँ दोस्तों यही है तिब्बत। तो दोस्तों यहाँ पर है मानसरोवर झील, जो तिब्बत में है। मानसरोवर झील दोस्तों तिब्बत में है। और ब्रह्मपुत्र नदी का जो दोस्तों उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील ही माना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों आप ये पाथ देख पा रहे हैं, ये यहाँ से तिब्बत से होकर, ये इसको यहाँ पर तो दोस्तों यारलंग बोलते हैं। हमारे इंडिया में इसको दोस्तों ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का पास है। फिर हम बात करते हैं नर्मदा नदी के पास को। तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर अमरकंटक का पठार है दोस्तों। अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं, अमरकंटक, यहाँ से दोस्तों नर्मदा नदी निकलती है। ये MP में, मध्य प्रदेश राज्य में है। और गंगा दोस्तों आप जो देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारा हिमाचल प्रदेश है।
हिमाचल प्रदेश में दोस्तों गंगोत्री और यमुनोत्री दो हिमनद हैं। हिमनदों से दोस्तों गंगोत्री और यमुनोत्री से क्रमशः गंगा और यमुना नदियाँ निकलती हैं। ये हिमालय पर्वत में दोस्तों ये उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में दोस्तों है, हिमाचल प्रदेश में है। और नर्मदा मध्य प्रदेश और ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों जो हो रही है वो मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा प्रश्न था वो प्रश्न ये था कि कौन सी नदी दोस्तों जो है वो उसका उद्गम स्थल भारत के बाहर है। तो नर्मदा का दोस्तों एमपी है, यमुना का दोस्तों एचपी हिमाचल, गंगा का भी हिमाचल और ब्रह्मपुत्र का तिब्बत मानसरोवर झील। आप चाहें तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मैप का। और आप अपने पास दोस्तों एक स्कूल एटलस की बुक जरूर रखिए, ऑक्सफोर्ड एटलस है या दोस्तों आपका स्कूल एटलस जो हिंदी मीडियम का आता है या खान सर की जो एटलस है वो जरूर रखिए, क्योंकि आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करने वाली है। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। तो दोस्तों जैसा मैंने कहा था आपसे कि दो नदियां हैं दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती, ये डेल्टा नहीं बनाती हैं और बाकी सभी नदियां दोस्तों जो क्या हैं वो डेल्टा बनाती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियां क्या है दोस्तों डेल्टा नहीं बनाती हैं, बाकी सभी नदियां डेल्टा बनाती हैं। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है। तो दोस्तों ये भी आप मैप से देखेंगे और मैं ऐसा करता हूँ कि आप मैप से देखकर दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताइएगा कि चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है। दोस्तों ये क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, आप दोस्तों मैप में देखकर जरूर इसका जवाब बताइएगा कि चंबल नदी दोस्तों किन किन राज्यों से होकर बहती है। अगर दोस्तों आपको अब तक का वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों इस जीएस की सीरीज़ के साथ मैं आपको, जैसा कि आपको पता होगा, आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं स्टैटिक जीके की सीरीज़ भी आपके लिए चला रहा हूँ, जिसमें 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। इसको भी मैं कंटिन्यू करूँगा दोस्तों। स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पाया था, अब मैं कंटिन्यू फिर से आपके लिए वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कल्पक्कम में क्या स्थित है दोस्तों, कल्पक्कम में क्या स्थित है। तो दोस्तों भारत का जो सबसे पहला स्वदेशी परमाणु ऊर्जा केंद्र यानी कि एटॉमिक एनर्जी केंद्र जो दोस्तों है, जो इसका आंसर हो जाएगा सी, वो तमिलनाडु के कल्पक्कम में स्थापित किया गया था। तमिलनाडु के कल्पक्कम में क्या स्थापित किया दोस्तों, परमाणु ऊर्जा केंद्र। अगला प्रश्न, पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें लंबवत किस पर पड़ती। तो दोस्तों जो पृथ्वी जो है दोस्तों, ये जो हमारी पृथ्वी है ये अपनी अक्ष पर झुकी है, 23.5 डिग्री के दोस्तों अपनी अक्ष पर झुकी है। ये भी प्रश्न है, पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिस कारण दोस्तों सूर्य की जो किरणें हैं दोस्तों वो हमारी सीधी नहीं पड़ती हैं। सूर्य की किरणें हमारी सीधी नहीं पड़ती हैं। अगर ये सीधी पड़ती तो सबसे ज़्यादा दोस्तों सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती, लंबवत 90 डिग्री पर दोस्तों पड़ती है हमारी भूमध्य रेखा पर। किस पर दोस्तों, इक्वेटर या भूमध्य, या हमारी इसको दोस्तों विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी अगर अपना अक्ष पर नहीं झुकी होती तो सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें लंबवत भूमध्य रेखा या इक्वेटर या विषुवत रेखा पर पड़ती। दोस्तों अब कितनी कृत्रिम रेखाएं हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सारी मैं आपको आने वाले इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है। तो दोस्तों ज्वार भाटा की जो उत्पत्ति का कारण है वो है, उसका मतलब क्या होता है पहले जान लीजिए दोस्तों। जो समुद्र का जो पानी होता है उस पानी का ऊपर जाना, और जो ऊपर जाना होता है उसको बोलते हैं दोस्तों ज्वार। जब पानी ऊपर उठता है और जब पानी नीचे की ओर जाता है, पीछे की ओर जाता है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों भाटा। समुद्र का जो पानी होता है दोस्तों, समुद्र का जो पानी होता है ये दोस्तों ऐसे समुद्र का पानी है, यहाँ बीच है, तो आप देखेंगे कभी कभी पानी दोस्तों यहाँ तक आ जाएगा और कभी कभी पीछे चला जाएगा। तो समुद्र के पानी का जो ऊपर उठना होता है उसको ज्वार कहते हैं, जो पीछे जाना होता है उसको भाटा कहते हैं। और दोस्तों ये जो है वो पृथ्वी चंद्रमा के यानी कि जो मून है, मून के जो गुरुत्वाकर्षण है उसकी ग्रेविटी के कारण ये घटना होती है दोस्तों। ये खगोलीय घटना है, भौगोलिक घटना है, ये चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण घटित होती है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो दोस्तों पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। दोस्तों टोटल हमारे जो हैं विश्व में 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। तो दोस्तों 5 महासागर हैं, 5 महासागर हैं और 7 क्या हैं, महाद्वीप हैं। कॉन्टिनेंट जिसको बोलते हैं, 7 महाद्वीप और 5 महासागर। और सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया और सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। और सबसे छोटा महाद्वीप दोस्तों है वो है ऑस्ट्रेलिया। सबसे दोस्तों छोटा महाद्वीप है और सबसे छोटा महासागर दोस्तों आर्कटिक महासागर है। गोबी, कालाहारी, अटाकामा, सहारा क्या है।
तो दोस्तों गोबी का मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल और सहारा मरुस्थल, ये सभी दोस्तों क्या है, मरुस्थल हैं। क्या है दोस्तों, मरुस्थल। जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाए जाते हैं? तो दोस्तों जब आप चट्टान पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में विस्तार से पढ़ेंगे, अग्नि सेल, अवसादी सेल, रूपांतरित सेल, तो दोस्तों बात हो रही है कि जीवाश्म किस प्रकार की सेल में पाए जाते हैं। तो दोस्तों जो परतदार सेल होती है उसमें दोस्तों क्या पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। परतदार सेल में दोस्तों क्या पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। और परतदार सेल को दोस्तों अवसादी सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, अवसादी सेल भी कहा जाता है। इसमें क्या पाए जाते हैं दोस्तों, जीवाश्म पाए जाते हैं। और पृथ्वी के लगभग 75% दोस्तों जो भाग पर क्या है, अवसादी चट्टानें, अवसादी परत में भी हैं, इनको सबसे ज़्यादा मात्रा में 75% क्षेत्र में है। भारतीय मुद्रा में कमी है दोस्तों, भारतीय मुद्रा में किस न्यूट्रिशन की कमी है दोस्तों? तो भारतीय मुद्रा में जो है नाइट्रोजन की कमी है। इसी कारण नाइट्रोजन की कमी के कारण दोस्तों क्या होता है, पौधों की पत्तियां क्या पड़ जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं। तो भारतीय मृदा में भारतीय की जो मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन की कमी है। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है? दोस्तों वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस होती है वो होती है नाइट्रोजन। इनका दोस्तों जो कितना परसेंट कौन सी गैस है इसका मैं आगे बता दूंगा आपको, ये आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा बदलती है? व्यापारिक हवा, पछुआ पवनें, ध्रुवीय हवा और मानसून हवा। दोस्तों जो मानसून हवा है इसका उत्तर हो जाएगा सी। जो मानसून हवा है वर्ष में दोस्तों 2 बार अपनी दिशा बदलती है। पहले दोस्तों ये जो है सी से लैंड यानी स्थल की ओर चलती हैं, सी से स्थल की ओर चलती हैं मानसून हवा। उसके बाद दोस्तों जो है ये स्थल से सी की ओर चलती हैं, उसके बाद चलती हैं दोस्तों स्थल से सी की ओर। इसलिए आपने सुना होगा कि भारत में लौटती हुई मानसून के कारण भी क्या होती है दोस्तों, हवा होती है, वर्षा होती है। तो पहले जब दोस्तों क्या होता है, पहले दोस्तों जो मानसून है वो सागर से स्थल की ओर जाता है, और बाद में दोस्तों ये जो पवनें हैं स्थल से सागर की ओर आती हैं। तो बहुत से क्षेत्रों में दोस्तों लौटते हुए मानसून के कारण क्या होती है, वर्षा होती है। तो मानसून हवा 2 बार अपनी दिशा बदलती हैं। निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों ये मैं आपको समझा दूँगा अभी, इसमें एक डायग्राम के थ्रू मैं समझाऊंगा। इसको अभी हम बाद में करते हैं प्रश्न को। वैसे जो इसका आंसर है दोस्तों मैं बता दूँ आपको, उष्ण कटिबंध क्षेत्र की डायग्राम में बताऊँगा, ज़्यादा अच्छे से आप सबको समझ में आ जाएगा। देख लेते हैं दोस्तों डायग्राम। कटिबंध क्षेत्रों के बारे में जानने से पहले दोस्तों पहले हम जान लेते हैं कि हमने जो ग्लोब बनाया है, और ग्लोब में दोस्तों हमने पृथ्वी की जो भौगोलिक स्थिति को पढ़ने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं बनाई हैं। उन रेखाओं के बारे में दोस्तों जान लेते हैं। जैसे कि हम पहले डायग्राम लेते हैं, तो दोस्तों एक ग्रिड के तहत दोस्तों ग्रिड के द्वारा हम जो पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्र हैं उनका अध्ययन करते हैं। एन इमेजनरी ग्रिड इज यूज टू पिन पॉइंट द पोजिशन ऑफ एनी प्लेस ऑन अर्थ। पृथ्वी पर किसी भी जगह की स्थिति बताने के लिए हम ग्रिड का उपयोग करते हैं, जो काल्पनिक रेखाओं के द्वारा बनाया गया है। जो पैरेलल लाइंस हैं वो उनको लैटिट्यूड, और जो मेरिडियंस हैं उनको लॉन्गिट्यूड भी कहा गया है दोस्तों। हिंदी में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, तो जो ये लाइंस जो दोस्तों ये हमारी पृथ्वी अगर है, तो जो ये इस टाइप की लाइंस दिख रही हैं जो आपको, उनको अक्षांश रेखा बोला गया है दोस्तों, अक्षांश रेखाएं बोला गया है। और इसी प्रकार दोस्तों जो खड़ी रेखाएं हैं दोस्तों, खड़ी रेखाओं को दोस्तों देशांतर रेखाएं बोला गया है। खड़ी रेखाओं को दोस्तों क्या बोला गया है, देशांतर रेखाएं। तो जो समय निर्धारण के लिए दोस्तों जो रेखाएं प्रयोग की जाती हैं वो होती हैं देशांतर रेखाएं। इनके द्वारा समय निर्धारण किया जाता है। तो दोस्तों मैं बाद में आपको वही बताऊंगा समय निर्धारण के बारे में। अभी हम बात करते हैं पहले उन रेखाओं के बारे में, काल्पनिक रेखाओं के बारे में। तो दोस्तों ये हमारा, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये हमारे ग्लोब का एक डायग्राम है। इसमें आप देख रहे होंगे दोस्तों जो ये 0 डिग्री की जो रेखा है, 0 डिग्री रेखा है, इसको दोस्तों 0 डिग्री रेखा को दोस्तों क्या बोला गया है, इक्वेटर या भूमध्य रेखा बोला गया है। भूमध्य रेखा या इक्वेटर, ये दोस्तों इसी को विषुवत रेखा भी बोलते हैं। विषुवत रेखा 0 डिग्री दोस्तों, जिसको 0 डिग्री, ये दोस्तों रेखा जो पृथ्वी है ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। 2 भागों में दोस्तों जो बांटती है, उसमें जो उत्तरी भाग है दोस्तों उसको उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी गोलार्ध दोस्तों, माफ़ कीजिएगा उत्तरी गोलार्ध, और जो दक्षिणी भाग है दोस्तों उसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो रेखा खींची गई है दोस्तों, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
या कर्क रेखा कहा जाता है, कर्क रेखा। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों उतनी ही दूरी नीचे दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों 23.5 डिग्री साउथ पर जो रेखा खींची गई है उसको मकर रेखा कहा जाता है। तो दोस्तों ये दोनों रेखाएं भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दोस्तों नॉर्थ और भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री साउथ में खींची गई हैं। नॉर्थ वाली को कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और साउथ वाली को दोस्तों मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। तो दोस्तों इसके ऊपर जो 66.5 डिग्री पर है, फिर 66.5 डिग्री पर जो रेखा है उसको दोस्तों 66.5 डिग्री पर बोला जाता है आर्कटिक सर्कल। क्या बोला जाता है दोस्तों? आर्कटिक व्रत। हिंदी में दोस्तों अगर आप देखना चाहेंगे तो इसको बोलते हैं आर्कटिक व्रत। क्या बोलते हैं दोस्तों? आर्कटिक व्रत। और नीचे दोस्तों उसको बोलते हैं अंटार्कटिक व्रत। क्या बोलते हैं दोस्तों? अंटार्कटिक व्रत। तो दोस्तों ये हो गई हमारी अक्षांश रेखाएं। उसी प्रकार से ये हो गई हमारी देशांतर रेखाएं। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को जहाँ काटती हैं तो बीच का जो क्षेत्र बनता है उसको दोस्तों क्या बोला जाता है? ग्रिड। उसको बोला जाता है दोस्तों ग्रिड। यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं, पैरेलल एंड मेरिडियंस मेक्स अ ग्रिड। ये दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये सारे ग्रिड्स बने हुए हैं, छोटे छोटे जो ब्लॉक्स बन गए इनको ग्रिड बोला जाता है दोस्तों। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं जहाँ एक दूसरे को काटती हैं तो उससे जो आकृति निर्मित होती है उस चौकोर आकृति को दोस्तों क्या बोलते हैं? ग्रिड बोलते हैं। तो दोस्तों ये मैं आपको एक ग्लोब साधारण सा मानचित्र आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारा पृथ्वी की आकृति है। इस आकृति में आप दोस्तों देख सकते हैं ये हमारी दोस्तों भूमध्य रेखा है। ये भूमध्य रेखा के दोस्तों 23.5 डिग्री नॉर्थ, भूमध्य रेखा के दोस्तों 23.5 डिग्री जो नॉर्थ का क्षेत्र है उसको उत्तरी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। क्योंकि दोस्तों सूरज की किरणें जो हैं दोस्तों यहाँ पर लगभग लंबवत पड़ती हैं, तो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सबसे ज़्यादा गर्म क्षेत्र होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं दोस्तों? जोन। इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों जोन, हिंदी में बोलते हैं कटिबंध। कटिबंध हिंदी में बोलते हैं कटिबंध। तो दोस्तों ये हमारी भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में नॉर्थ में दोस्तों जो है हमारा वो है टोराइड जोन। इंग्लिश में दोस्तों इसको बोलते हैं टोराइड जोन, टोराइड जोन, नॉर्थ टोराइड जोन। हिंदी में बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उत्तरी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ऐसे ही इसके दोस्तों दक्षिण में जो है, दक्षिण में हम देखेंगे 23.5 डिग्री दक्षिण में दोस्तों है वो है साउथ जोन। कौन सा है दोस्तों? साउथ जोन। ये दोस्तों आपका दक्षिणी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, दक्षिणी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब 23.5 डिग्री से दोस्तों जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो सूरज की किरणें की दूरी दोस्तों इस क्षेत्र पर सीधी सीधी नहीं पड़ेगी। सूरज की किरणें चूँकि यहाँ पर सीधी पड़ती हैं लेकिन यहाँ पर सीधी नहीं पड़ेगी, तो ये क्षेत्र दोस्तों क्या हो जाएंगे? थोड़े ठंडे हो जाएंगे। तो जब थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो इनको बोलते हैं दोस्तों समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। समशीतोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म, इसलिए इनको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों टेम्परेट जोन। तो दोस्तों जो चूँकि उत्तरी गोलार्ध में इसलिए इसका नाम है नॉर्थ टेम्परेट जोन, और ये दक्षिणी गोलार्ध में इसलिए इसका नाम है साउथ टेम्परेट जोन। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे आप 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री का क्षेत्र कहलाता है दोस्तों कौन सा क्षेत्र? शीतोष्ण क्षेत्र। 0 डिग्री से तो दोस्तों 23.5 डिग्री का क्षेत्र कहलाता है आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। जैसा कि ऊपर उत्तरी गोलार्ध में होगा उतना ही दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में होगा। इसी प्रकार 0 डिग्री सी के 23 डिग्री सी के 23.5 के बाद 23.5 डिग्री से हम बात करेंगे 66.5 डिग्री सी के बाद 66.5 डिग्री सी, इसको बोलते हैं दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि टेम्परेट जोन। और इसके ऊपर दोस्तों जो क्षेत्र है, तो चूँकि अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडक वाला एरिया पड़ जाएगा, कोई सूरज की किरणें बहुत ही कम पड़ेंगी, 6 महीने यहाँ पर दोस्तों दिनों रात होते हैं, तो इसको बिल्कुल शीत क्षेत्र बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? शीत क्षेत्र। जो बर्फ़ से ढकी रहती है चादर से, बर्फ़ की चादर से, इसको फ्रिजिड जोन भी बोला जाता है। क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में इसलिए इसको नॉर्थ फ्रिजिड जोन, और ये दक्षिणी गोलार्ध में इसको इसलिए साउथ फ्रिजिड जोन बोला जाएगा। ये दोस्तों साउथ पोल है यानी कि दक्षिणी ध्रुव, और ये है नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव। तो दोस्तों कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। जो भूमध्य रेखा जो है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। काल्पनिक रेखाएं हैं, अक्षांश रेखा है ये, और ऊपर से दोस्तों जो चलती हैं वो देशांतर रेखा होती हैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। और देशांतर रेखाएं और अक्षांतर रेखाएं दोस्तों कहाँ मिलती हैं? उसको ग्रिड बोला जाता है। जहाँ देशांतर और अक्षांश एक दूसरे को काटते हैं उस क्षेत्र को ग्रिड बोला जाता है दोस्तों। और 0 डिग्री सी से 23.5 डिग्री का 0 डिग्री से 23.5 डिग्री जो उत्तर और दक्षिण की ओर का जो क्षेत्र है वो दोस्तों टोराइड जोन
टोराइड जोन कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? टोराइड जोन बोला कहलाता है, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोला कहलाता है। और इसके बाद 23.5 डिग्री सी से 66.5 डिग्री सी का 66.5 डिग्री का, माफ़ कीजिएगा मैं सी निकल जाऊँ मेरे मुँह से, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के जो बीच का क्षेत्र है दोस्तों, उसको शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। 66.5 से दोस्तों जो ऊपर है उसको दोस्तों बोलते हैं शीत क्षेत्र। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया दोस्तों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हमारे। इग्लू क्या है? तो दोस्तों इग्लू जो है वो एक बर्फ़ का बनाया गया दोस्तों घर होता है। बर्फ़ की सिल्ली से बनाया गया गुम्बद के आकार का जो घर होता है, जो सिल्ली, इसमें एस्किमो जाति प्रजाति के लोग क्या रहते हैं, एस्किमो लोग रहते हैं इग्लू में। निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो दोस्तों गैर परंपरागत ऊर्जा कौन सी होती है जो हमें प्राकृतिक रूप से लगातार मिलती जाएगी? गैर गैर परंपरागत दोस्तों क्या है, जो है वो स्वच्छ ऊर्जा जिसको बोलते हैं, उसमें पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और ज्वार ऊर्जा को शामिल किया जाता है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत ऐसे हैं जो धीरे धीरे एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे। परंपरागत ऊर्जा स्रोत दोस्तों क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। कोयला, पेट्रोलियम एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे। परंतु गैर परंपरागत स्रोत जो है दोस्तों, जो कभी खत्म नहीं होगी, ये सूर्य की रोशनी है जो कभी खत्म नहीं होगी, पवन ऊर्जा पवन है वो कभी खत्म नहीं होगी। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो गैर परंपरागत का आंसर हो जाएगा आपका पवन ऊर्जा। बाकी पेट्रोलियम जो है, कोयला है, वो क्या दोस्तों खराब खत्म हो जाने की स्थिति में, इसलिए इसको परंपरागत बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में लॉन्च सफारी कहाँ बन रहा है? दोस्तों ये उस समय का प्रश्न है, बस वर्तमान में हम इसको बता दें। उत्तर प्रदेश में दोस्तों इटावा में लॉन्च सफारी बनी है जो इंग्लैंड की सफारी से प्रभावित है। ये प्रश्न दोस्तों 2011 की जनगणना के आधार पर पूछा गया है। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितना % है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है भारत की जनसंख्या का लगभग 16.6% है। और उत्तर प्रदेश जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो चौथा प्रदेश है भारत का। सबसे बड़ा प्रदेश दोस्तों जो है वो है राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान राज्यपाल हैं ये उस समय का प्रश्न है। वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल दोस्तों उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल को दोस्तों कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है? दोस्तों पुरानी वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य की जो सीमा है दोस्तों कुल 8 राज्यों को स्पर्श करती है। दोस्तों एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है। ये दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है और इसकी जो सीमा है दोस्तों, सीमा मतलब इसकी जो बाउंड्री है वो किस किस राज्यों को छूती है दोस्तों? तो टोटल 8 राज्यों को दोस्तों ये छूती है। एक देश है दोस्तों नेपाल जिसको ये छूती है, और एक केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों जिसका नाम है दिल्ली, जिससे उत्तर प्रदेश की हमारी सीमा छूती है। तो दोस्तों इसको हम मैप से पढ़ लेते हैं। ये हमारा उत्तर प्रदेश है। तो पहला जो राज्य दोस्तों आप मिल रहा है वो उत्तराखंड, दूसरा है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, तीसरा दोस्तों राज्य आप देख सकते हैं वो है हरियाणा, और दोस्तों चौथा राज्य जो है वो है राजस्थान, पांचवा राज्य जो है दोस्तों है मध्य प्रदेश, ये आप देख सकते हैं। छठवां राज्य दोस्तों जो है वो है छत्तीसगढ़, सातवां राज्य दोस्तों जो है वो है झारखंड, और आठवां राज्य दोस्तों जो है वो बिहार। ये हमारी दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो सीमा है ये 8 राज्यों को टच करती है, स्पर्श करती है। और इसके अलावा एक देश है जिससे उत्तर प्रदेश की सीमा टच करती है वो है नेपाल, और एक केंद्र शासित प्रदेश है जिससे उत्तर प्रदेश की सीमा टच करती है, उसका नाम है दोस्तों दिल्ली। दिल्ली से हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा छूती है। तो 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश के साथ हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा दोस्तों टच करती है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन कानून बनाकर संसद के द्वारा किया जाता है, और भारत के राष्ट्रपति द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दोस्तों, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं की दोस्तों क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों ये सभी जानते हैं, जो जिलाधिकारी होता है जिले के सामान्य प्रशासन का प्रमुख अधिकारी होता है, जिसको कलेक्टर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकेडमी कहाँ पर है? तो दोस्तों ये सीधा सीधा क्वेश्चन याद करने वाला क्वेश्चन है। जो बी आर अम्बेडकर पुलिस अकेडमी है वो दोस्तों वो आपका मुरादाबाद में है। बी आर अम्बेडकर पुलिस अकेडमी मुरादाबाद में है। पुलिस को किसी गिरफ्तार व्यक्ति को अनिवार्य रूप से किस सीमा के भीतर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होता है? दोस्तों ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ।
24 घंटों के भीतर पुलिस को नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होता है, जिसमें छुट्टी यानी अवकाश और रास्ते का समय शामिल नहीं है। अवकाश और रास्ते का समय दोस्तों इसमें क्या है, शामिल नहीं है। और अगर उपस्थित नहीं किया जाता तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल 226 के तहत दोस्तों संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर रिट जारी की जा सकती है। और इसका जो रिट का नाम होता है दोस्तों उसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी जो बंदी है उसको प्रत्यक्ष किया जाए, उसको सामने लाया जाए, इसलिए दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी की जाती है आर्टिकल 32 के तहत। दोस्तों पढ़ते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों ह्यूमन राइट्स यानी राज्य मानवाधिकार स्टेट ह्यूमन राइट्स का जो अध्यक्ष होगा दोस्तों वो होगा हमारा उच्च न्यायालय का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश। जो उच्च न्यायालय का रिटायर्ड सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है वो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अपनी मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के जो भाग 3 में, जैसा कि हमने अभी इस वीडियो में पहले पढ़ा था, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, आर्टिकल 12 से 35 में किया गया है। तो दोस्तों इसमें आर्टिकल जो 21 कहता है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है। दोस्तों आर्टिकल 21 बताता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी हमारी खुद की जो स्वतंत्रता है, निजता की स्वतंत्रता है, जीवन जीने का जो अधिकार है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो प्रावधान है उसके अनुसार नागरिक को अपनी मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है। और दोस्तों यह अनुच्छेद हमारे 21 में दिया गया है। यहाँ से दोस्तों आप नोट कर सकते हैं इसको। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो भारत के प्रधानमंत्री होता है। देश का जो प्रधानमंत्री होता है वही राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होता है। इसका नाम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। कौन सा राज्य नक्सलवाद से प्रभावित नहीं है? तो दोस्तों भारत में कुछ राज्य नक्सलवाद से प्रभावित हैं, इसमें महाराष्ट्र भी है, झारखंड भी है, छत्तीसगढ़ भी है, लेकिन गोवा दोस्तों जो है भारत में नक्सलवाद से प्रभावित नहीं है। अगला प्रश्न, अग्नि 5 क्या है? दोस्तों अग्नि 5 जो है, अग्नि 5 एक मिसाइल है जो DRDO के द्वारा विकसित की गई है। अग्नि 5 के दोस्तों मिसाइल है जो DRDO के द्वारा निर्मित की गई है और ये सतह की ओर मार करने वाली मिसाइल है। दोस्तों सतह की ओर अग्नि 5 सतह की ओर मार करने वाली मिसाइल है। भारत तथा किस देश ने आतंकवाद से निपटने तथा सुरक्षा संबंधी मामलों में सहयोग पर सहमति व्यक्त की है? तो ये करंट का क्वेश्चन दोस्तों, उस समय भारत और अमेरिका ने दोस्तों आतंकवाद से निपटने के लिए सहमति व्यक्त की गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, तीस्ता नदी के जल विवाद किस देश के साथ है? दोस्तों जो तीस्ता नदी का जो उद्गम स्थल है वो दोस्तों चोलमू झील में माना जाता है। चोलमू झील, तो दोस्तों तीस्ता नदी का उद्गम स्थल है चोलमू झील, जो भारत में सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य में है और भारत के साथ बांग्लादेश देश में भी बहती है। तो तीस्ता नदी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में दोस्तों क्या है, विवाद है, भारत और बांग्लादेश के बीच। और दोस्तों भारत के किस राज्य में बह रही है? ये सिक्किम और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बह रही है, बांग्लादेश में। तो ये भारत का जो विवाद है वो तीस्ता नदी को लेकर बांग्लादेश के साथ है। हाल ही में इस स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले कौन सी भारतीय पनडुब्बी नष्ट हो गई? तो दोस्तों ये 2013 का प्रश्न है। तो उस समय 2013 में स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले INS सिंधु रक्षक को दोस्तों क्या कर दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था। दोस्तों ये सभी कर्ण के क्वेश्चन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, भारत के वर्तमान एयर चीफ मार्शल कौन है? वायुसेना के जो प्रमुख भारत के वर्तमान एयर चीफ मार्शल कौन है दोस्तों? वर्तमान दोस्तों हैं वो विवेक राम चौधरी हैं। दोस्तों विवेक राम चौधरी भारत के वर्तमान एयर चीफ मार्शल हैं। ये भी दोस्तों करंट का प्रश्न है आपका। फेलिन क्या है? फेलिन दोस्तों ये भी एक चक्रवात आया था, ये भी करंट का क्वेश्चन था जो बंगाल की खाड़ी में आया था। अगला प्रश्न है एंजेला मर्केल कौन है? दोस्तों एंजेला मर्केल उस समय जर्मनी की जो चांसलर थी, एंजेला मर्केल थी जर्मनी की चांसलर। और वर्तमान में दोस्तों जो चांसलर हैं वो, वर्तमान का आपको याद रखना जरूरी है, वर्तमान में जर्मनी की जो चांसलर हैं वो हैं ओलाफ शोल्ज वर्तमान में जर्मनी के चांसलर हैं। दोस्तों ये था आपका पूरा वीडियो जो 2013 में उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में आए हुए GK के क्वेश्चन से संबंधित था। इसमें मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि क्वेश्चन और उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं उनका मैं विवरण आपको दे सकूं, उनका व्याख्या
आपको बता सकूँ। तो दोस्तों इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, और जो भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और कमेंट में दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में और भी मेरी सारी वीडियो डाल दी हैं, तो आपको ज़रूर उनको देखना है ताकि आप जीके में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके हो। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।